नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल गांधी ने की है सारी हदें पार। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। भारत के आंतरिक मामलों में चाहते हैं हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी। तो ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने सारी हदें पार की। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी और भारत के अंदरूनी मामलों में ये दखल अंदाजी चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर अब लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। तो शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सारी हदें पार की हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो इस वक्त की अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर अब लगातार जो बयानात का सिलसिला है वो यहां पर जारी है और उसी की कड़ी के तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने सारी हदें पार की हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर अब लगातार हम देख रहे हैं कि पलटवार किया जा रहा है और खास तौर पर बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर काफी शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है और उसी कड़ी के तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर ली हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, राहुल गांधी के बयान के बाद अब लगातार हम देख रहे हैं कि बयानात का सिलसिला जारी है। ट्विटर वॉर भी एक तरह से देखी जा रही है। ट्विटर पर बयानात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर शहजाद पूनावाला ने भी एक लंबा ट्वीट किया है। शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी देश को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर ली हैं। भारत जोड़ो के बाद देश को बदनाम किया है। विदेशी ताकतों का यानी जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी दखल अंदाजी चाहते हैं भारत के अंदरूनी मामलों में राहुल गांधी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। As you were speaking, I was thinking about it, and people don't quite understand the scale of India and its democracy. So, how would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there is money and stuff like that. But Indian democracy is a public good, and if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. The largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers.
same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem with regards to, and frankly, where the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle. It is a battle for a huge part of the democratic people on this planet. As I said, the opposition has placed a vision on the table. And that vision is an inclusive vision. It's a vision of bringing people together. And we're in conversation with the opposition. The opposition is talking to each other. And I'm confident that we will get something very interesting going forward. I'm very और किस तरह का सियासी माहौल देखा जा रहा है उसके बारे में डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत झा। विनीत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान के बाद पलटवार का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ताजा मामला शहजाद पूनावाला ने भी बहुत कुछ कहा है। किस तरह से देखेंगे इसको? क्या कुछ शहजाद पूनावाला ने कहा है वो भी जानना चाहेंगे। जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है और साफ तौर पर शहजाद पूनावाला का यह कहना है, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं भारतीय मामलों में राहुल गांधी जो है वो विदेशी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, विदेशी दखल अंदाजी की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों जो है वो राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में वो जहां तक भारत जोड़ो नहीं बल्कि उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भारत को वो तोड़ने की बात करते हैं। एक बड़ी बात जो शहजाद पूनावाला ने हिना कही, उनका साफ तौर पर कहना था कि दरअसल राहुल गांधी जो है वो एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं और इसी विरोध को कहीं ना कहीं एक हद तक वो जाते हुए और इसी विरोध के नाम पर वो पूरे भारत का विरोध जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शहजाद पूनावाला का कहना है कि भारत की जो स्थिति है या भारत के जो हालात है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि यूएस की जो चुप्पी है, अमेरिका की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सवाल में खड़े करते हैं। तो निश्चित तौर पर इन मामलों को लेकर के भी शहजाद पूनावाला ने, बीजेपी ने एक सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार क्या भारत की आंतरिक मामलों पर जो राहुल गांधी है वो यूएस की दखलंदाजी चाहते हैं, वो विदेशी ताकतों की दखलंदाजी चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो शहजाद पूनावाला ने खड़ा किया है, बीजेपी ने खड़ा किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही साथ हिना मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जॉर्ज सिरोस का मामला आया था और उस पर बीजेपी ने कड़ी टिप्पणी दी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस में का भी उसे समर्थन देने की बात का आरोप जो है वो बीजेपी लगाती रही है। तो इन सभी मामलों से बीजेपी जो है वो काफी आक्रामक में हो गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब विदेशी ताकतों के साथ जो है वो अपने हाथ को जोड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं जो पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब कांग्रेस जो है वो देश का विरोध में करने लगी है। और इसी को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पे निशाना में साधा। लेकिन ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जो इस तरह की बातें सामने आई है। जब जब राहुल गांधी विदेश गए हैं इस तरह के मामले उठते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के लीडरों की तरफ से। खास तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत का आंतरिक मामला है उसको इस तरह से दुनिया या वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए, ये इल्जाम लगातार उठ रहा है।
जी हिना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो लगातार कहती रही है कि जो इंटरनल चीजें होती है उसे आंतरिक मामलों के द्वारा ही सुलझाया जाए। इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है वो उसमें विदेशी हस्तक्षेप की बात जो है वो बीजेपी हमेशा नकारती रही है और उनका यह आरोप है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो विदेशी हस्तक्षेप की कोशिश जो है वो लगातार करती रही है। एक और वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बीजेपी लगातार जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही है। डोकलाम मामले में जब भारत चीन में फेस ऑफ हुआ था उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं उन्होंने सबूत मांगे थे, या फिर जिस तरह से चीन के जो अधिकारी हैं, दूतावास के अधिकारी हैं, उनके साथ जो बैठकों की बात जो है वो लगातार बीजेपी करती रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के भी बीजेपी जो है वो आक्रामक रही है कांग्रेस पर। और यहां पर हमने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो विदेश जाते हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा हिना कि साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि जब भी राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो इस तरह की बात जो है वो करते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जो है भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और जिसका प्रभाव जो है वो भारत पर पड़े। लेकिन एक जो बड़ी बात यहां पर बीजेपी लगातार कहती रही हो, चाहे वो डोकलाम मामले में के दौरान की वाकया हो या फिर इस अहम मामले पर क्या कुछ आज का दिन रहने वाला है, किस तरह के सियासी बयानात सामने आएंगे, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और प्रधानमंत्री का संबोधन स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को दी गई है प्राथमिकता, बजट में दी गई है प्राथमिकता। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो वेबिनार से संबोधित कर रहे हैं। स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है। सरकार का एक प्रमुख फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। इन सेंटर्स में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इसमें भी हेल्थ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए अनेक नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, हेल्थ इंफ्रा के साथ सरकार की प्राथमिकता ह्यूमन रिसोर्स पर भी है। बीते वर्षों में 260 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इस वजह से मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 2014 के मुकाबले, यानी हम जब सत्ता में आए उसके पहले के मुकाबले में आज 2 गुनी हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि सफल डॉक्टर के लिए सफल टेक्नीशियन बहुत आवश्यक है। इसलिए इस वर्ष के बजट में नर्सिंग क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के पास ही
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की डिमांड को पूरा करने में भी काम आ सकता है। साथियों, स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ और सस्ता बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारा फोकस हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक प्रयोग पर भी है। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से हम देशवासियों को टाइमली हेल्थ केयर की सुविधा देना चाहते हैं। ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से घर बैठे ही 10 करोड़ लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ ले चुके हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत संभावनाएं बन रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आते दिख रहा है। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के हमारे प्रयासों को बल देगा। ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स ये सुनिश्चित करें कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी अब इंपोर्ट करने से बचना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना ही है। हमें इसके लिए जरूरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बल्क ड्रग पार्क की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क की व्यवस्था विकसित करने की बात हो, पीएलआई जैसी योजनाओं पर 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में 12 से 14% की रेट से ग्रोथ भी हो रही है। आने वाले 2-3 वर्षों में ये मार्केट 4 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। हमने भविष्य की मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए स्किल्ड मैन पावर पर काम शुरू कर दिया है। आईआईटी और दूसरी संस्थाओं में मेडिकल उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या उसके जैसे दूसरे कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी कैसे हो, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और सरकार, इन सबके बीच अधिक से अधिक तालमेल कैसे हो, और इस पर हमें मिलकर के काम करना है। साथियों, कभी कभी आपदा भी खुद को प्रूव करने का अवसर लेकर आती है। एक कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। इससे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। हमारी इस प्रतिष्ठा को, हमारी सिद्धि को, हमारे प्रति इस विश्वास को रत्ती भर भी आंच नहीं आनी चाहिए, ऊपर से ज्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए
नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज इस सेक्टर का मार्केट साइज 4 लाख करोड़ का है। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो ये सेक्टर 10 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। मेरा सुझाव है कि फार्मा इंडस्ट्री इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं। सरकार ने आईसीएमआर की कई लैब्स को युवाओं और रिसर्च इंडस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णय ले लिया है। हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ओपन किया जा सकता है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव हुआ है। गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना हो, प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन हो, ऐसे अनेक इनिशिएटिव, इनके बेहतर परिणाम आज देश के सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार कुपोषण, एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। इसलिए हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया और अब तो खुशी की बात है, मिलेट्स यानी श्री अन्न, जो कि एक प्रकार से सुपर फूड है, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए महत्वपूर्ण फूड है और जो हमारे देश में बहुत स्वाभाविक रीते हर घर उसे परिचित है। यानी श्री अन्न पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है। भारत के प्रयासों के कारण ही इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मातृवंदना योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों से हम स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित कर रहे हैं। योग हो, आयुर्वेद हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, इन्होंने लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद की है। भारत के आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत के प्रयासों से WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा ग्लोबल सेंटर भारत में ही बन रहा है। इसलिए हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है और खास करके आयुर्वेद के साथियों से आग्रह है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च को हमें बहुत बढ़ाना होगा। सिर्फ परिणाम की चर्चा पर्याप्त नहीं है, प्रमाण भी उतने ही आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को, रिसर्च से जुड़े साथियों को जोड़ना होगा, उनको आगे आने होगा। साथियों, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स तक देश में हो रहे प्रयासों का एक और पक्ष है। ये जो नई फैसिलिटी देश में तैयार कर रहे हैं, नई कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं, उसका लाभ सिर्फ देशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब दुनिया बहुत ही एक दूसरे से जुड़ चुकी है। ये भारत को
दुनिया का सबसे आकर्षक मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। मेडिकल टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में उभर करके आ रहा है। और ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। अमिताभ बच्चन घायल हुए हैं। शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हुए हैं। दरअसल हैदराबाद में शूटिंग चल रही थी। एक्शन सीन के बीच अमिताभ बच्चन को ये चोट लगी है। फिल्म प्रोजेक्ट ए की ये शूटिंग चल रही थी, जिसके दौरान अमिताभ बच्चन घायल हुए हैं। तो इस वक्त की ये अहम खबर, जो इत्तलात है वो आपको दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन घायल हो गए हैं। एक शूटिंग के दौरान वो घायल हुए हैं। हैदराबाद में एक शूटिंग चल रही थी। एक्शन सीन के दौरान उनको चोट लगी है। फिल्म प्रोजेक्ट ए की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी और अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट ए की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी। अपने ब्लॉग के जरिए खुद सुपरस्टार ने ये जानकारी अपने फैंस को दी। खबर हिमाचल से है, जहां आज सुक्खू कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होना है। सुक्खू कैबिनेट की ये 5वीं बैठक है। 2 बजे सचिवालय में ये बैठक होना है और इस बैठक की अगुवाई खुद सीएम सुक्खू करेंगे। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बजट सत्र, नई आबकारी नीति और उसके साथ साथ कई अहम मामले इस बैठक में, जिन पर चर्चा की जाएगी। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह का। रणवीर, बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है और ये भी लगातार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक अब तक जितनी भी हुई है, कई अहम फैसले उनमें लिए गए हैं, कई अहम मामलों पर चर्चा हुई है। आज की बैठक के ताल्लुक से आपसे डिटेल्स चाहेंगे। आज तक की बात करें तो आज ये 6 दिनों के भीतर तीसरी कैबिनेट बैठक है। इस बैठक को लेकर जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि जिस तरह से 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना है, तो जो बजट अभिभाषण होता है, जो बजट स्पीच होती है मुख्यमंत्री की, उसको जो है आज शायद हो सकता है कि मंजूरी उसे दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा जो है राज्य सरकार को करनी है बजट के माध्यम से। और जो विभिन्न विभाग हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी योजनाएं जो है तैयार की है। उन पर भी जो चर्चा होनी है कि किस योजना को शामिल किया जाना है और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको जो है जो मुख्यमंत्री की बजट स्पीच होगी उसमें जो है शामिल किया जाना है। ये जानकारी जो है निकल कर आई है। इस पर जो है लंबा चौड़ा मंथन यहाँ पर होगा। और एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है कि जो आबकारी नीति जो हर साल रिन्यू होती है उसको लेकर 31 मार्च तक ही वो रहती है, तो ये भी जानकारी निकल कर आई है कि शायद उस पर भी जो है महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट में होगी। क्या जो शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी, पर्ची सिस्टम होगा या कोई और जो है इस नीति में बदलाव किया जाएगा, ये देखना काफी अहम होगा। ये जानकारी निकल कर रही है कि शायद इस पर भी जो है कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकता है। और विभिन्न विभागों में जो रिक्त पड़े पद हैं, कौन कौन से पद वो भरे जाने हैं, ये भी इस पर चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है कि हर कैबिनेट में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ जो है नौकरियों का पिटारा जो है सरकार खोलती है। आज जो है कितनी नौकरियां दी जाएंगी ये देखना जो है अहम रहेगा। एक और जानकारी ये निकल कर आ रही है हिना कि जो कांग्रेस ने चुनावों के समय जो वायदा किया था महिलाओं को तो 1500 रुपए जो दिया जाना है, उसको लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट के पास पिछली कैबिनेट में जो है वो कैबिनेट में पहुंची थी। उस पर जो है चर्चा हुई है कि शायद आज भी उस पर जो है चर्चा की उम्मीद है कि शायद कोई बड़ा फैसला जो है इसमें राज्य सरकार कर सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है, तो शायद कोई बड़ा ऐलान इसमें हो सकता है। इसका इंतजार करना होगा। और खासकर ये भी जानकारी निकल कर आई है कि शायद पहले जो कैटेगरी जो बनाई गई है कि किन किन सेक्शन की महिलाओं को ये 1500 रुपए हर माह दिया जाना है, तो शायद ये हो सकता है कि शुरुआत जो है बीपीएल परिवार की महिलाओं से की जा सकती है। ऐसी जो है जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कैबिनेट में क्या कुछ चर्चा होती
है और किन निर्णयों पर जो है सहमति कैबिनेट की बनती है। बिल्कुल रणवीर, लगातार चूंकि इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से शिक्षण संस्थानों को लेकर जो डी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर लगातार हमले किए जाते रहे हैं। इस अहम बैठक में इन मामलों पर भी बातचीत जो है वो हो सकती है और अहम बात यह भी यहां पर है कि किस तरह से जो विकास कार्य हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने इलाकों में तमाम जो सांसद हैं वो बढ़ाएं, इस पर भी यहां पर तवज्जो दी जा सकती है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम खुद जो है तमाम तर मामलों को बारीकी से देख रहे हैं, न सिर्फ वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल हो रहे हैं बल्कि विकास को लेकर लगातार उनका बयान सामने आ रहा है कि अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश जो है सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। जी हाँ, देखिए सुखू सरकार की अगर हम कार्य प्रणाली को देखें और जिस कौशल का परिचय जो है राज्य सरकार दे रही है उससे ये लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से चाहे जितना मर्जी हो हल्ला हो, लेकिन जितनी भी नारेबाजी हो सरकार के खिलाफ जो है हमले जो है विपक्ष कितनी भी जोरदार तरीके से बोले, लेकिन सरकार जो है अपने निर्णयों पर जो है टिकी रहेगी। और जो संस्थानों को डी नोटिफिकेशन को लेकर देखिए लगातार जो है विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पिछले शनिवार के दिन भी हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ये तर्क ये दे रही है कि राज्य सरकार ने जो है निर्णय बिल्कुल ठीक किया है। पूर्व सरकार ने जो संस्थान खोले थे उसमें राजनीतिक मंशा थी। जो शिक्षण संस्थान अपग्रेड किए गए थे, कॉलेजेस जो खोले गए थे वो वोट बैंक को देखकर जो है खोले गए थे। उनके बजट का कोई प्रावधान नहीं था, ना कोई आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया था, ना ही कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पिछले कल भी शिक्षा मंत्री की तरफ से एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और तमाम सारी बातें जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से कही गई। जो फैसला राज्य सरकार ने लिया है शिक्षण संस्थानों को बंद करने को लेकर और स्कूलों को मर्ज करने को लेकर, तो इसके पीछे तर्क जो है सुखू सरकार ने दिया है कि जो तय मापदंड है बच्चों की संख्या के आधार पर, उन्हीं मापदंडों के अनुसार जो है स्कूल खुले रहेंगे। और जो दूसरे संस्थान है ये राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि समीक्षा लगातार की जा रही है, जो जरूरी संस्थान है वही जो है खुले रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भी आज जो है कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण जो है विषय रहने वाला है कि इस पर भी जो कैबिनेट मंथन करेगा। जो विकास की गति, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है विकास की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास जो है लगातार राज्य सरकार करेगी। लेकिन इतना जो है मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो आर्थिक बदहाली है उसको ठीक करने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। और जो विपक्ष की तरफ से जो है आवाजें उठाई जा रही है, तो राज्य सरकार ये पहले कह चुकी है, मुख्यमंत्री ने ये पहले कह दिया है कि इस पर जो है एक श्वेत पत्र जो है जारी किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से और उस श्वेत पत्र के जरिए जनता को बताया जाएगा कि पूर्व सरकार ने जो है कहां पर जो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है। तो ये स्ट्रेटजी जो है राज्य सरकार की है और कैबिनेट में और क्या कुछ होगा, क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे उसका जो इंतजार करना होगा, क्योंकि एजेंडा जो है वो सार्वजनिक नहीं होता, वो मंत्रियों के पास ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, तो इस अहम बैठक के ताल्लुक से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। ब्रेकिंग एट 10 में यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।